हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज हमारे साथ हैं निखिल सिंह, जिनकी इस बार ऑल इंडिया रैंक 116 आई है। और तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल। थैंक यू सर। तो निखिल, पहले थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जान लें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से कॉलेज से पास आउट हैं, कब के पास आउट हैं, तो बताएंगे आप। सर मैंने अपना 10th यहाँ गोरखपुर से ही किया है, 10th तक। उसके बाद मैं कोटा चला गया, वहाँ जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी की। उसके बाद मुझे एनआईटी पटना मिला। 2019 में मैंने एनआईटी पटना ज्वाइन किया और 2023 का मैं पास आउट हूँ। ओके, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है गेट का, देखा जाए तो? ये सर थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो जैसा, अच्छा, जो लास्ट अटेम्प्ट था लास्ट 2024 में, वहां पे कितने मार्क्स आए थे आपके? वहाँ सर मेरे 39.67 मार्क्स थे, 1584 रैंक थी मेरी। ओके, तो क्या चेंजेस थे? मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे इस बार भी कई स्टूडेंट्स होंगे जो 2025 में दिया होगा, और उनके जैसे आप 39 मार्क्स बता रहे हैं, तो एक ऑन एन एवरेज मार्क्स आए थे, जिसमें रैंक मेरे ख्याल से कितनी 1500 अराउंड रही होगी आपकी यस। रैंक। तो इस बार नो डाउट आपने सोचा होगा कि मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ। तो क्योंकि जो इस बार अनसक्सेसफुल हुए होंगे स्टूडेंट, एक तो उनको पहले बात तो मोटिवेशन कैसे मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एग्जाम देता है और डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे यार, मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक तो मोटिवेशन कहाँ से आपको मिला कि यार अगले साल मुझे तैयारी करनी चाहिए, और क्या आप चेंजेस आपने अपनी तैयारी में करी जिससे कि आप इस बार मार्क्स में इंप्रूवमेंट लेकर आ पाए, रैंक में इंप्रूवमेंट लेकर आ पाए? सर पिछले साल प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्लासेस ज़्यादा किया और अदर एग्जाम्स पे भी फोकस कर रहा था कि गेट के साथ साथ पैरेलली मैं अदर एग्जाम्स का भी करूँ। उस चक्कर में ना वो एग्ज़ाम हुआ ना गेट हुआ। तो फिर मैंने इस साल बस पूरा फुल फोकस होके गेट का ही प्रिपरेशन किया हूँ पूरा पूरे साल। और पिछले साल क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी काफ़ी कमी थी। मैं क्लासेज ही करता था, जनरली क्लासेज ही देखता था, लेक्चर्स देखता था, क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किया था। इस साल मैंने वो इम्प्रूव किया, टेस्ट सीरीज मैंने अच्छे से दिया। ओके, तो क्या होता है कि कई बार हम तैयारी करने उतरते तो हैं और थ्योरी कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर जाते हैं। हमें लगता है अरे यार, पढ़ लो, थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में जाके। मगर एग्जाम में जाके कुछ होता नहीं है। नहीं बनता। गेट जैसे एग्जाम में नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा क्या इस एग्जाम में, क्या मैं बोलूंगा कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में आपको पीवाई क्यू क्वेश्चंस बहुत लगाने चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, उतना बेटर होगा। ठीक है, तो एक तो जैसा आप निखिल ने बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया कि थोड़ा सा इन्हें कंसंट्रेट किया एक ही एग्जाम में, जैसे गेट के लिए फोकस किया, क्योंकि पहले ये मल्टीपल एग्जाम्स में फोकस कर रहे थे। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस, मान लो अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी कंपेयर करते हैं, जैसे इस बार अभी निखिल ने निकाल लिया है, तो अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर वो तैयारी करने जाएगा तो 80-90% ऑलमोस्ट पहले से ही सिलेबस कवर रहता है। दूसरी बात डेप्थ, क्योंकि गेट में हमें डेप्थ बहुत रिक्वायर्ड होती है, ईएससी में उतनी डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेप्थ में भी काफी मेहनत करी होगी। अच्छा, टेस्ट सीरीज का क्या, कैसा आपका रहा कि टेस्ट सीरीज हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बच्चों को थोड़ा सा हमें बताना होगा इस चीज के लिए। टेस्ट सीरीज में सर मैंने पहला टेस्ट अराउंड सितंबर के अराउंड दिया था, सितंबर अक्टूबर में, नेटवर्क का। मुझे नेटवर्क अच्छे से आता था और मेरे मेरे मार्क्स उसमें दो मार्क्स आए थे 25 में। मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया कि नेटवर्क आते हुए भी मेरे 2 ही मार्क्स आए। उसके बाद करीब 1 महीने बाद मैंने फिर अच्छे से इम्प्रूव किया। वो शायद पहला टेस्ट था, मुझे एनवायरनमेंट का पता भी नहीं था, इतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने अच्छे से उसको दिया तो फिर मेरे मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए। ओके, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कई बार बहुत। स्टूडेंट तैयारी करता है, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, मगर टेस्ट सीरीज देने से इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाके डायरेक्ट कई गलतियां हमें समझ में नहीं आती हैं। वो टाइमर का प्रेशर सर आना चाहिए, मैनेज करना, वो टेस्ट के थ्रू ही हो पाता है। बिल्कुल। और वो मतलब हाँ, एक वो वाली फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ मैं टेस्ट में बैठा हूँ, तो वो बहुत जरूरी होता है। और इम्प्रूवमेंट, जैसे इन्होंने बोला कि पहले मैंने दिया मगर मेरे मार्क्स सही नहीं आए, तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट, ये नहीं कि हाँ बस हम टेस्ट दे रहे हैं, जो भी मार्क्स आ रहे हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो वो इम्प्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों का भी इम्प्रूवमेंट होता है। कई बार होता है हम शॉर्ट नोट्स का रिवीजन अच्छे से नहीं करके जाते हैं, फॉर्मूले का रिवीजन करके नहीं जाते हैं, उसमें गलतियां हो जाती है। कई बार टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है कि भाई गए बैठे और टाइम सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाए, और कुछ इजी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं कई बार, तो ऐसा भी होता है। ऐसा हुआ तो नहीं इस बार निखिल? इस बार सर मैथ्स में मेरे बहुत 1 नंबर का एकदम सबसे आसान क्वेश्चन शायद वो मैथ का था, वो गलत हो गया। अच्छा। तो 1-2 मिस्टेक्स ऐसी हुई है।
चलो मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ मिस्टेक्स, भाई जो टॉपर्स है उनसे भी मिस्टेक्स हो रही है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होगी, जब आप करेंगे तो कुछ मिस्टेक्स तो होनी है, जेन्युइन बात है, बस ये कोशिश करना है कि मिस्टेक्स थोड़ी सी कम हो, इतनी रिलेटिवली हाई मिस्टेक्स ना हो। नेगेटिव मार्किंग और इस पे क्या आप थोड़ा सा अपना बताना चाहेंगे कि जैसे नेगेटिव मार्किंग होता है हमारे गेट में, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरे को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, गलतियां भी करता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से तो कोई ऐसा फायदा तो नहीं है, जब तक क्वेश्चन आ नहीं रहे, और गेट ऐसा एग्जाम है कि आप ऐसे तुक्के भी नहीं मार सकते हो, तो जितने आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करो, कम अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अच्छा, फंडामेंटल के लिए क्या बोलेंगे, जैसे बेसिक्स, कई बार क्या होता है, जैसे आपके तो हो सकता है आप एनआईटी से हैं तो आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बेसिक्स अच्छे होंगे, फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, ठीक है, मगर क्या होता है हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मशीन्स कोई सब्जेक्ट हो गया, अगर उसका हमें बेस अच्छा नहीं है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से, मतलब फंडामेंटल को क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को? मशीन्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में सर थोड़ा टाइम तो लगता है और समझ में भी नहीं आता, पहली बार में तो नहीं समझ आता है। तो मैं क्या करता था कि एक बार पूरा सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद क्रैश कोर्स जनरली मैं स्पीड में बढ़ा के या फिर वैसे करके थ्योरी बस एक आइडिया लेता था, क्योंकि एग्जाम में तो थ्योरी आती नहीं है ज़्यादा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो वो हो जाता था। क्वेश्चंस क्योंकि लिमिटेड आते हैं, लिमिटेड तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी कोर सब्जेक्ट हो या नॉन कोर हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस बन जाते थे, और थ्योरी पे मैं उतना फोकस नहीं करता था, बस एक आइडिया रहे कि हाँ कैसे काम करती हैं चीजें, बस उतना ही। ये बात सही है, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और एक और चीज भी बोली जो इन्होंने सही बोली कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है जब तक आप उसको टाइम नहीं देते हो। कई बार हम सोचते हैं अरे यार ये टफ है, सिंक्रोनस मशीन टफ है, वो सिंक्रोनस मशीन इसलिए टफ है क्योंकि आज तक आपने उसे कभी टाइम ही नहीं दिया है। अगर आप उसको अच्छा टाइम दोगे, उस पर मेहनत करोगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप इजी बन जाती है चीजें टाइम के साथ। तो टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम देने में कंजूसी नहीं करना है, कुल मिला के ये है। ये नहीं सोचना है कि इसको क्या दोबारा करे, एक बार कर चुका हूँ, आप कर लो, बहुत टाइम होता है, पूरे साल बहुत होता है टाइम, टाइम मैनेज करना आना चाहिए। यस यस यस, चलो बढ़िया है। तो एट द एंड निखिल, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आपका क्या एम है, एमटेक है या पीएसयू है अभी? नहीं सर, पीएससी भी है। पीएसयू ही है, चलो बढ़िया है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, है ना। और आई होप कि ये जो सेशन होगा ये काफी जो स्टूडेंट्स हैं जो अगली बार गेट 2026 के लिए टारगेट कर रहे होंगे, उनके लिए यहाँ से कुछ फ्रूटफुल चीजें वो उनके लिए भी रही होंगी, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, है ना।